नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस। मैं हूं आकांक्षा ठाकुर आपके साथ। खबरों की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस से। वित्त वर्ष 2019-20 में 4.2% रही विकास दर। चौथी तिमाही में 3.1% रही दर। इंडस्ट्रियल आउटपुट में 38.1% की भारी गिरावट। जीडीपी में गिरावट पर पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने मोदी सरकार को घेरा। कहा, उम्मीद से भी ज्यादा गिर गई जीडीपी। मोदी सरकार के आर्थिक प्रबंधन की खुल गई पोल। पश्चिम बंगाल में 1 जून से खुलेंगे धार्मिक स्थल। एक बार में 10 लोगों से ज्यादा को इजाजत नहीं। 8 जून से सभी निजी और सरकारी कर्मचारी काम पर लौटेंगे। ट्रेनों की लेट लतीफी पर रेलवे की सफाई। 3840 ट्रेन में से केवल 4 ट्रेन लेट हुई। 90% ट्रेन टाइम से मंजिल तक पहुंची। और छत्तीसगढ़ के पहले सीएम अजीत जोगी का निधन। दिल की बीमारी से जूझ रहे थे पूर्व सीएम। राजनीति से पहले प्रशासनिक सेवा में थे अजीत जोगी। कोरोना संकट के बीच सरकार ने जीडीपी के आंकड़े जारी किए हैं। इस बार जनवरी से मार्च तिमाही के दौरान देश का सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी 3.1% रहा। हालांकि पूरे साल के दौरान जीडीपी वृद्धि दर 4.2% रही, जबकि अनुमान 4.4% का था। इसी तरह ग्रॉस वैल्यू एडेड यानी जीवीए 3.9% रहा, जबकि इसका अनुमान 4.3% था। हालांकि इस आंकड़े पर लॉकडाउन का ज्यादा असर नहीं पड़ा। असल में मार्च के अंतिम सप्ताह में लॉकडाउन शुरू हुआ था। बीते वित्त साल में पहली 3 तिमाही में 5.1%, 5.6% और 4.7% जीडीपी रही है। कोरोना वायरस के कारण देश में लागू लॉकडाउन से देश की अर्थव्यवस्था खस्ताहाल है। आर्थिक मोर्चे पर स्थिति बेहद गंभीर है। बीते अप्रैल में इंडस्ट्रियल आउटपुट में 38% की भारी गिरावट दर्ज की गई है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक बीते अप्रैल महीने में 8 कोर सेक्टर के आउटपुट में 38.10% की भारी गिरावट आई है। स्टील के उत्पादन में 83.9% और सीमेंट के उत्पादन में 86% की गिरावट दर्ज की गई। वहीं कोयला के उत्पादन में 15.5% और कच्चे तेल के उत्पादन में 6.4% की गिरावट दर्ज की गई है। वहीं रिफाइनरी प्रोडक्ट्स के उत्पादन में 24.2% की भी गिरावट आई है। बीते मार्च में इन 8 सेक्टर के उत्पादन में 9% की गिरावट दर्ज की गई थी। कोर सेक्टर्स में कोयला, सीमेंट, स्टील, नेचुरल गैस, रिफाइनरी, बिजली, फर्टिलाइजर और क्रूड ऑयल शामिल है। आपको बता दें कि देश के इन 8 सेक्टर्स का इंडस्ट्रियल आउटपुट इंडेक्स यानी आईआईपी में 40% से ज्यादा का योगदान है। पिछले 2 महीने से कोर सेक्टर्स में लगातार गिरावट दर्ज की गई है। फरवरी में यह आंकड़ा 7.1% था। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने देश की जीडीपी वृद्धि दर में कमी को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। पूर्व वित्त मंत्री ने ट्वीट कर कहा कि हमारा आकलन था कि पिछले वित्त वर्ष की चौथी तिमाही में जीडीपी 4% के नीचे रहेगी। ये और भी खराब स्थिति में रही और 3.1% पर लुढ़क गई। उन्होंने कहा कि याद रखिए, ये स्थिति लॉकडाउन के पहले की है। चौथी तिमाही के 91 दिनों में से सिर्फ 7 दिन ही लॉकडाउन में पड़े हैं। ये बीजेपी सरकार के आर्थिक प्रबंधन की कहानी बयां कर रहा है। आपको बता दें कि 2019-20 की चौथी तिमाही में जीडीपी की वृद्धि दर घटकर 3.1% पर आ गई है। श्रमिक स्पेशल ट्रेनों में बदइंतजामी और कई यात्रियों के ट्रेनों में मौत की खबर के बाद रेलवे पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। इस मामले में सफाई देने के बाद रेलवे की भद्द भी पिट चुकी है। ऐसे में अपने बचाव में रेलवे ने अपील जारी की है। अपील में कहा गया है कि ये देखा जा रहा है कि कुछ ऐसे लोग भी श्रमिक स्पेशल ट्रेनों में यात्रा कर रहे हैं जो पहले से ही ऐसे बीमारियों से पीड़ित हैं जिनसे कोविड-19 महामारी के दौरान उनके स्वास्थ्य को खतरा बढ़ सकता है। वहीं अपील में यह भी कहा गया कि पूर्वग्रसित बीमारी जैसे उच्च रक्तचाप, मधुमेह, हृदय रोग, कैंसर, कम प्रतिरक्षा वाले व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं, 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चे और 65 साल से ऊपर के बुजुर्ग अपने स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए
जब तक अत्यंत आवश्यक ना हो रेल यात्रा करने से बचे। वहीं ट्रेनों के देरी से पहुंचने की खबर को लेकर रेलवे बोर्ड के चेयरमैन विनोद कुमार यादव ने सफाई दी है। उन्होंने कहा कि एक मीडिया रिपोर्ट में कहा गया कि गुजरात के सूरत से एक ट्रेन 9 दिनों के बाद बिहार के सिवान पहुंची, जो कि पूरी तरह से गलत है। उन्होंने कहा कि 3840 ट्रेनों में से महज 4 ट्रेनें 72 घंटे में अपने गंतव्य तक पहुंची और बाकी सभी ट्रेनें 2 दिनों के अंदर अपनी मंजिल तक पहुंची हैं। 90% ट्रेनें जो ये इस 20 से 24 का जो पीरियड है, 90% ट्रेनें यूपी और बिहार को गई। तो ये जो 4 दिन का पीरियड ऐसा आया जिसमें कि जो यूपी और बिहार के जो नेटवर्क थे वो कंजेस्ट हो गए। तो मैं आप लोगों को बस ये बताना चाहता हूं कि 3840 ट्रेनें, उसमें से केवल 71 ट्रेन 1.8% ट्रेन, वो भी खाली 4 दिन के लिए हमने डाइवर्ट करी। और इसलिए करी कि उस दिन हम अपने जो स्टेट गवर्नमेंट्स की रिक्वायरमेंट थी उसको हम मीट विथ करना चाहते थे, और उस रिक्वायरमेंट मीट विथ करने के लिए हमको ज़्यादा ट्रेनें चलानी पड़ी। रूट नेटवर्क कंजेस्टेड हो गया, और उसको जो एक हम लोगों का स्ट्रेटजी होती है, जो एक प्रोटोकॉल होता है, उससे की। सो ये मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जो डाइवर्ट की गई ट्रेनें बहुत ही कम की गई, 1.8% ऑफ 3840। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से झांसी रेलवे स्टेशन लौटी विशेष श्रमिक ट्रेन के टॉयलेट में मजदूर का शव मिला है। मजदूर मुंबई की एक चिप्स फैक्ट्री में काम करता था। रेलवे सूत्रों ने बताया कि रेलगाड़ी की सफाई के दौरान मजदूर की मौत की जानकारी मिली। रेलवे पुलिस शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। कोरोना की जांच के लिए नमूना भी लिया गया है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही मजदूर की मौत की सही वजह पता चल पाएगी। गुरुवार को शाम 5:30 बजे गोरखपुर से लौटी विशेष रेलगाड़ी की जब यार्ड में सफाई की जा रही थी, तभी एक बोगी नंबर के बाथरूम में एक शख्स का शव मिला। जांच के दौरान उसके पास से मिले आधार कार्ड के आधार पर उसकी पहचान की गई। मृतक का नाम मोहन शर्मा है। वो जिला बस्ती का रहने वाला था। बताया जाता है कि वो खुद से मुंबई से झांसी पहुंचा था, जहां प्रशासन ने प्रवासी मजदूरों को रोक लिया था। 23 मई को इन प्रवासी मजदूरों को गोरखपुर जाने वाली ट्रेन में बिठा दिया गया था। 27 मई को ये ट्रेन झांसी लौटी थी। ट्रेन को सैनिटाइज करने के दौरान शव मिला है। झांसी रेल मंडल के जनसंपर्क अधिकारी मनोज कुमार सिंह ने कहा कि घटना की जांच की जा रही है। बात करेंगे गुजरात की। गुजरात हाई कोर्ट ने प्राइवेट डॉक्टरों और अस्पतालों को बड़ी राहत दी है। हाई कोर्ट ने कहा कि प्राइवेट डॉक्टर या अस्पताल मरीज की कोरोना वायरस की जांच करा सकते हैं। इसके लिए सरकार की मंजूरी लेने की जरूरत नहीं होगी। अहमदाबाद मेडिकल एसोसिएशन ने गुजरात सरकार के उस आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट का रुख किया था, जो प्राइवेट डॉक्टरों और अस्पतालों को स्वास्थ्य अधिकारियों की मंजूरी के बिना कोविड-19 जांच करने से रोकता है। याचिका में कहा गया कि डॉक्टरों की राय को अंतिम माना जाए, क्योंकि इसमें देरी से रोगी और डॉक्टर की सेहत पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। एसोसिएशन ने कहा कि आमतौर पर मंजूरी आने में 2 से 3 दिन का वक्त लगता है। याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने सरकार से पूछा कि लोगों को जांच कराने से क्यों रोका जा रहा है, जबकि भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद राज्य में कोविड-19 संक्रमण की जांच के लिए 12 लैब को पहले ही मान्यता दे चुका है। वहीं पीठ ने कहा कि डॉक्टरों की सलाह पर किसी भी मान्यता प्राप्त लैब से जांच कराई जा सकती है। डॉक्टरों को मंजूरी मांगने के बजाय सरकार को महज सूचना देनी होगी। लॉकडाउन का चौथा चरण 31 मई को खत्म हो रहा है। लॉकडाउन का अगला चरण कैसा होगा अभी तय नहीं है, लेकिन पश्चिम बंगाल में 1 जून से सभी धार्मिक स्थल खुल जाएंगे। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने धार्मिक स्थलों को खोलने की मंजूरी दे दी है। 1 जून से राज्य के सभी धार्मिक स्थलों, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और चर्च को खोलने की मंजूरी दे दी गई है। सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि धार्मिक स्थलों पर भीड़ जमा नहीं होने दी जाएगी। एक बार में धार्मिक स्थल पर 10 लोगों को ही जाने की इजाजत होगी। साथ ही ममता बनर्जी ने कहा कि बंगाल में 8 जून से सभी सरकारी और निजी संस्थानों में काम करने वाले कर्मचारी काम पर लौटेंगे। 31 मई को लॉकडाउन का चौथा चरण खत्म हो रहा है। गोवा ने लॉकडाउन को आगे बढ़ाए जाने की मांग की है। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा है कि मैंने गृह मंत्री अमित शाह से बात कर लॉकडाउन को 15 दिनों के लिए बढ़ाने की मांग की है। सावंत ने कहा कि केंद्र से सोशल डिस्टेंसिंग के साथ गोवा में रेस्टोरेंट और जिम खोले जाने की मांग भी की गई है। माननीय मंत्री होम मिनिस्टर माननीय श्री अमित जी शाह, इनके साथ में
मेरे टेलीफोनिकली कन्वर्जन हुआ और उसमें मुझे लगता है कि ये लॉकडाउन जिस स्थिति में है उस स्थिति से आगे 15 दिन तक 15 जून तक बढ़ सकता है, लेकिन फिर भी हमारी कोशिश ये है एक 2-3 चीज़ रिलैक्सेशन देना चाहिए। होटल इंडस्ट्री, रेस्टोरेंट इंडस्ट्री, जिम्स, दिस टाइप ऑफ इंडस्ट्री, हमारी कोशिश यही है कि हमारी रिक्वेस्ट है केंद्र सरकार से, देखते हैं एमएचए की गाइडलाइन के हिसाब से जो कुछ आता है हम जो स्टेट को रिलैक्स। वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ हुई बैठक में हमने 31 मई के बाद भी राज्यों की सीमाएं ना खोले जाने की मांग की है। सीएम बघेल ने केंद्र सरकार से ट्रेन और हवाई उड़ानों को लेकर राज्यों से राय लेने की मांग भी की है। वहीं 2 सरकारी पैनल्स ने लॉकडाउन को आगे नहीं बढ़ाने की सिफारिश की है। इकोनॉमिक्स टाइम्स में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक दोनों पैनल्स ने स्कूलों, कॉलेज, मूवी हॉल और धार्मिक स्थलों को छोड़कर बाकी सभी जगहों से लॉकडाउन हटाने की सिफारिश की है। आपको बता दें कि लॉकडाउन 4 इसी महीने की 31 तारीख को खत्म हो रहा है। दरअसल गृह मंत्रालय ने मार्च में कोविड-19 के दौरान योजना बनाने और उन्हें लागू करने के लिए 11 पैनल बनाए थे, जिनमें से चिकित्सा आपातकाल के प्रबंधन करने वाले समूह के अध्यक्ष नीति आयोग के सदस्य विनोद पॉल को दी गई थी, जबकि अस्पतालों की उपलब्धता, आइसोलेशन और क्वारंटीन सुविधा, टेस्टिंग और क्रिटिकल केयर के पैनल की जिम्मेदारी पर्यावरण सचिव CK मिश्रा को दी गई थी। दोनों पैनल ने अपना सुझाव दिया है कि देशव्यापी तालाबंदी नहीं होनी चाहिए। हालांकि जहां मामले बढ़ रहे हैं वहां रोकथाम की योजना के साथ साथ कंटेनमेंट जोन बनाने और टेस्टिंग की जरूरत पर जोर दिया गया। आपको बता दें कि सरकारी पैनल अर्थव्यवस्था पर महामारी के असर का भी अध्ययन कर रहे हैं। आपको यहां पर यह भी बता दें कि लॉकडाउन 4 में घरेलू विमान सेवाओं को भी खोला गया है। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। दिल्ली में बीते 24 घंटे में रिकॉर्ड 1106 नए कोरोना के केस सामने आए हैं। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 13 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। दिल्ली में कोरोना के मरीजों की कुल संख्या बढ़कर 17,386 हो गई है। वहीं दिल्ली में कोरोना से कुल मौत का आंकड़ा बढ़कर 398 हो गया है। दिल्ली में लगातार बढ़ रहे मामलों को लेकर डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली में कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि मरीज ठीक भी हो रहे हैं। साथ ही सिसोदिया ने यह भी कहा कि करीब 80% लोग घर पर रहकर ही ठीक हो रहे हैं, लिहाजा लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। आज के बुलेटिन के हिसाब से जो कल डेथ हुई हैं एक्चुअली दिल्ली में, वो 13 डेथ हुई हैं कोरोना पीड़ित मरीजों की। बाकी जो 69 डेथ हैं वो पिछले 34 दिन में अलग अलग समय पे जहां हॉस्पिटल्स में डेथ हुई वहां की सूचना हमने सब इकट्ठी कराई, तब वहां से मिली हैं। इसमें से 52 मामले तो सफदरजंग हॉस्पिटल के थे, बाकी कुछ अन्य अस्पतालों के भी थे 69 में से, जो पिछले 34 दिन के अंदर वहां पे डेथ हुई, लेकिन वो किसी कारण तक हम तक नहीं पहुंच पाई या उनकी आधी अधूरी जानकारी पहुंची, रिपोर्टिंग लेट की गई। तो लेट रिपोर्टिंग की वजह से वो कल की डेथ में रिफ्लेक्ट हो सकती हैं, लेकिन कल की एक्चुअल जो डेथ है वो 13 है। वैसे टोटल डेथ में आप देखेंगे तो 82 की बढ़ोतरी हुई है। मैं तैयारियों के लिए आपको बताना चाहूँगा, दिल्ली में लगभग 2100 लोग अभी तक हॉस्पिटल में एडमिट हैं और हमारे पास अब 5000 से कुछ ज़्यादा बेड हॉस्पिटल्स में हैं, जिसमें 1400 बेड प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर और बाकी 3700 के करीब सरकारी हॉस्पिटल्स में है, जिसको लगातार हम इंक्रीज कर रहे हैं कैपेसिटी को। हमारा जो प्लान है इस हिसाब से कि जितने पेशेंट हॉस्पिटल में कम से कम उससे दुगने बेड जरूर होने चाहिए अभी, और उसी हिसाब से हम तैयारियां चला रहे हैं। दिल्ली के अंदर जो वेंटिलेटर्स के ऊपर पेशेंट हैं वो भी अभी 28 के करीब हैं और वेंटिलेटर जो डेडिकेटेड किए गए हैं कोविड के लिए वो 300 से ऊपर हैं। तो अभी मेरे जैसे मनीष जी ने कहा कि अभी घबराने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा सा अगर आप कोरोना से ग्रसित हैं तो एक तो 3 चीज़ों का ध्यान रखिएगा, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाना, पब्लिक में कभी भी जाना आना पड़े तो मास्क जरूर लगाइए, और तीसरा बार बार साबुन और पानी से हाथ धोइएगा। गोपालगंज में तिहरे हत्याकांड को लेकर बिहार में सरकार और आरजेडी में तकरार बढ़ गई है। जेडीयू के विधायक अमरेंद्र पांडे उर्फ पप्पू पांडे की गिरफ्तारी की मांग को लेकर बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव पार्टी विधायकों और विधान पार्षदों को लेकर गोपालगंज कूच करने का ऐलान कर चुके थे। इस बीच प्रशासन ने उन्हें लॉकडाउन के दौरान गोपालगंज जाने की अनुमति नहीं दी।
इसके बावजूद तेजस्वी यादव जब अपने आवास से निकल रहे थे, पुलिस ने उन्हें रोक दिया। हम आपको बता दें कि जेडीयू विधायक अमरेंद्र कुमार पांडे उर्फ पप्पू पांडे पर आरजेडी नेता जेपी यादव के माता पिता और भाई की हत्या को लेकर एफआईआर दर्ज की गई है, जिस पर बिहार की सियासत गर्मा गई है। हाउस अरेस्ट का कोई कागज नहीं है। गोपालगंज जो है मेरा गृह जिला है, मेरा ननिहाल है, और अपराधियों के लिए लॉकडाउन नहीं है। अपराधियों को गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो गरीब है, जो पीड़ित है, हम न्याय के लिए उन पीड़ित परिवार के पास जा रहे हैं मिलने, तो हमको रोका जा रहा है। गोपालगंज रेड जोन में आता है और अपराधी छूट है उनको पास है, लेकिन विधायक को, नेता प्रतिपक्ष को, विधानसभा के कमेटी के मेंबर्स को इन लोगों ने रोकने का काम किया है। इसलिए ये साफ साबित होता है, अगर हमें गिरफ्तार कर रही है या रोक रही है तो ये साबित होता है कि ये सरकार में बैठे लोग अपराध की जननी हैं। ये लोग अमरेंद्र पांडे जो अपराधी हैं उनको बचाने का काम कर रहे हैं, और हम लोग न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो हम लोगों पे कार्रवाई की जा रही है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। अगर बहुत ब्रीफली एक लाइन में आपसे पूछूं तो आप इसको क्या कहेंगे कि कोविड रिलीफ पैकेज क्या वाकई में वेस्ट बंगाल को मदद करेगा? मैं तो कैलकुलेशन किया, कोई बोला 1%, कोई बोला 1.5%। हमारा कैलकुलेशन में तो 0 + 0 0% ही होता है। डेरिक, आपने जो अभी फिगर बताया कि 1 लाख करोड़ का, और जो वहाँ वेस्ट बंगाल के गवर्नर है जगदीप धनखड़, उनका मैं अभी 2 दिन पहले उन्होंने बोला कि ये तो एग्जैजरेटेड फिगर्स हैं एंड ममता बनर्जी इज ट्राइंग टू इन्फ्लेट द फिगर्स। Should respect the constitutional post which he now has. I think he has not forgotten that he's still maybe he's forgotten that he's no more a BJP MP. So stop doing politics. एक परसेप्शन बन रहा है कि वेस्ट बंगाल के जो रियल फिगर्स हैं कोरोना इन्फेक्शंस के, वो सामने नहीं आ रहे हैं। व्हाट इज द रियलिटी, व्हाट इज द ट्रूथ? ये परसेप्शन भी है ना, परसेप्शन भी है। जे अब 15 लाख अकाउंट बैंक में जाएगा, वो भी परसेप्शन था। रियलिटी में क्या हुआ? परसेप्शन है जो 20 लाख करोड़ का पैकेज अनाउंस हुआ, रियलिटी क्या हुआ? एक गुल्ला 0 हुआ। देखिए ऑन रिकॉर्ड तृणमूल कांग्रेस के सांसद डेरेक ओब्रायन के साथ सिर्फ स्वराज एक्सप्रेस पर। चीन के साथ सीमा पर तनाव को लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार की चुप्पी को लेकर सवाल उठाए हैं। राहुल गांधी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा कि चीन के साथ सीमा पर स्थिति को लेकर सरकार की चुप्पी के चलते संकट के समय में अटकलबाजी जोर पकड़ रही है और अनिश्चितता बनी हुई है। भारत सरकार को भारत को साफ साफ बताना चाहिए क्या हो रहा है। आपको बता दें कि 5 मई को पूर्वी लद्दाख के पेंगोंग त्सो झील क्षेत्र में भारत और चीन के करीब 250 सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हो गई थी। दोनों ओर से पथराव भी हुआ था। इस घटना में दोनों देशों के सैनिक घायल हुए थे। इसी तरह की एक दूसरी घटना में 9 मई को सिक्किम सेक्टर में नाकुला दर्रे के पास दोनों देशों के करीब 150 सैनिकों के बीच झड़प हो गई थी। पेंगोंग त्सो झील और गैल्वन घाटी में LAC से लगे कई इलाकों में भी दोनों पक्षों की ओर से सैनिकों की बड़ी संख्या में बढ़ोतरी देखी गई है। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद पर चीन ने अमेरिका को झटका दिया है। चीन ने सीमा विवाद में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मध्यस्थता प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियन ने कहा है कि चीन और भारत के बीच मध्यस्थता के लिए किसी तीसरे पक्ष की जरूरत नहीं है। चीन ने कहा कि भारत और चीन आपस में किसी भी विवाद को हल कर सकते हैं। आपको यहां बता दें कि भारत पहले ही राष्ट्रपति ट्रंप के मध्यस्थता के प्रस्ताव को ठुकरा चुका है। आपको ये भी बता दें कि राष्ट्रपति ट्रंप ने ट्वीट कर कहा था कि अमेरिका भारत और चीन सीमा विवाद में मध्यस्थता के लिए तैयार है, इच्छुक और सक्षम है। यहाँ हम आपको बता दें कि लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC पर भारत और चीन के बीच तनाव बना हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन ने लद्दाख के पास अपने सैनिकों की संख्या बढ़ाकर करीब 5000 कर दी है। वहीं भारत ने भी अपने सैनिकों की संख्या को बढ़ाया है। अक्सई चीन इलाके में स्थिति गैल्वन घाटी को लेकर दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ा है। भारत के मुताबिक गैल्वन घाटी के किनारे चीन की सेना के कुछ टेंट देखे गए। चीन ने घुसपैठ की कोशिश की। वहीं चीन का आरोप है कि भारत गैल्वन घाटी के पास रक्षा से जुड़े गैर कानूनी निर्माण कर रहा है।
आपको ये भी बता दें कि भारत और चीन के बीच करीब 3,500 किलोमीटर लंबी वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC है, जो दोनों के बीच सीमा की तरह काम करती है। बीती 5 मई को लद्दाख में पेंगोंग त्सो झील इलाके और 9 मई को नॉर्थ सिक्किम में नाकुला सेक्टर में चीन और भारतीय सैनिकों के बीच झड़प हुई थी। मामले को सुलझाने के लिए दोनों देशों की सेनाओं के कमांडर्स की बैठक हुई। राजनयिक स्तर पर भी बातचीत चल रही है। वहीं भारत में चीन के राजदूत सुन विडोंग ने भी हाल ही में कहा था कि मतभेदों का असर दोनों देशों के द्विपक्षीय रिश्तों पर नहीं पड़ने दिया जा सकता। भारत भी शांतिपूर्ण तरीके से समस्या का समाधान चाहता है। बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश के हरदोई के महिला अस्पताल में स्वास्थ्य कर्मियों की संवेदनहीनता सामने आई है। एक बीमार महिला को घंटों इधर से उधर दौड़ाया गया, जिससे उसकी मौत हो गई। उसके बाद जमीन पर 2 घंटे तक शव पड़ा रहा। बाद में मीडिया के दबाव पर महिला के शव को स्ट्रेचर पर लिटाया गया। दरअसल बेहटा गोकुल थाना इलाके के रामापुर रोहलिया की एक महिला बीमार थी। जिला महिला अस्पताल पहुंचे महिला के पति का आरोप है कि उसको इधर से उधर दौड़ाया गया और इसी बीच उसकी पत्नी की मौत हो गई। छोटे हम रामापुर रोहलिया गाँव हमारो अब यहाँ भट्ठा पर काम कर रहे हैं अतुल वाले पर यहाँ। हाँ तो है नहीं, हम अपना मरीज ले जाए सवेरा पड़े था नहीं मालूम भाई, हम कहीं भर्ती करा में जाए। जब हुआ है तो कहीं महिला वाले को ले जाओ, और जब हुआ गए तो कहीं फिर कहीं ज़्यादा भर्ती हुई कहीं होने का ले जाओ, तो फिर आगे बढ़े तो कहीं हुआ नहीं कहीं फिर होने का ले जाओ। तब 2-3 चक्कर है नहीं, 8-5 उठाओ लगाते रहे। उतने देर बाद में चलो नहीं, उतने देर में दिखाया हो तो मालूम हो जाए तो कहीं धोखा। डॉक्टर साहब, इनका आरोप है 2-3 घंटे से दौड़ रहे थे, इधर से उधर इनको दौड़ाया जा रहा था, इलाज नहीं किया गया, उसके अभाव में इनकी पत्नी की मौत हुई। इसकी जो ये सब लिख के दे, इसकी जांच कराएंगे कि हमारा क्या बजे आया, उधर कितने बजे आया, क्या है। मेरठ मेडिकल कॉलेज परिसर में एक अजीब वाकया हुआ। यहाँ एक बंदर लैब टेक्नीशियन के हाथों से मरीजों के सैंपल छीनकर भाग गया। दरअसल ये सैंपल कोरोना मरीजों के थे। हालांकि इन सैंपल्स को बंदर नुकसान नहीं पहुंचाए, इसके लिए कई जतन भी किए गए, लेकिन सैंपल फिर हाथ नहीं आए और बंदर सैंपल को चबाते नजर आया। इसके बाद से लोग डरे हुए हैं, उन्हें संक्रमण फैलने का डर सता रहा है। कोरोना का कहर देश में बढ़ता ही जा रहा है। कोरोना से बचने के लिए इन दिनों हर तरह से एहतियात बरतने की अपील की जा रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस के एक जवान सोहन रघुवंशी ने भी एक गाने के जरिए लोगों को कोरोना की गंभीरता का एहसास कराया है। ये कोरोना बड़ा बदनाम, ये वायरस मांगे जान, सैनिटाइजर से हाथ को धोना है, मास्क को मुंह पर जरूर लगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौट रहे हैं। सपने सच तब होंगे जब आप सपने दिखना शुरू करेंगे। ये शब्द हैं उस शख्सियत के जिसके सपनों ने दी इस देश को एक नई उड़ान, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। और ऐसे ही हर स्टूडेंट के सपने पूरे करेंगे हम, अंडर बेस्ट गाइडेंस ऑफ एक्सपर्ट फैकल्टी टीम। एडमिशन ओपन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस, आर्ट्स एंड स्पोर्ट्स। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी, इंदौर। फॉर डिटेल्स कॉन्टैक्ट 180030026072। स्ट्रीम कोई भी हो, बेस्ट करियर ऑप्शन के लिए है भाभा यूनिवर्सिटी। बेस्ट फैकल्टी, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कॉलरशिप्स, हाईटेक लैब्स, 27 acre of lush green campus, hostel facility. Admissions open for engineering, pharmacy, dental, computer application, management and agriculture. भाभा यूनिवर्सिटी at होशंगाबाद रोड, भोपाल। Call 9165025500। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम अजीत जोगी का निधन हो गया है। अजीत जोगी दिल की बीमारी से जूझ रहे थे और कई दिनों से अस्पताल में भर्ती थे। अजीत जोगी छत्तीसगढ़ के पहले सीएम थे और राजनीति में आने से पहले भारतीय पुलिस और प्रशासनिक सेवा में भी रहे। पीएम मोदी, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी, छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल, पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह समेत तमाम बड़े नेताओं ने अजीत जोगी के निधन पर अफसोस जाहिर किया है।
संविधान में संशोधन कर इंडिया शब्द के स्थान पर भारत या हिंदुस्तान करने का निर्देश केंद्र को दिए जाने के लिए दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 2 जून को सुनवाई करेगा। याचिका में दावा किया गया है कि भारत या हिंदुस्तान शब्द राष्ट्रीयता के प्रति गौरव का भाव पैदा करते हैं। याचिका पर शुक्रवार को चीफ जस्टिस एस.ए. बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ के सामने सुनवाई होनी थी, लेकिन इसे सूची से हटा दिया गया था। याचिका में सरकार को संविधान के अनुच्छेद 1 में संशोधन के लिए उचित कदम उठाते हुए इंडिया शब्द को हटाकर देश को भारत या हिंदुस्तान कहने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है। याचिका दिल्ली के एक निवासी ने दायर की है। इसमें दावा किया गया है कि ये संशोधन देश के नागरिकों की औपनिवेशिक अतीत से मुक्ति सुनिश्चित करेगा। याचिका में यह भी कहा गया है कि अब वक्त आ गया है कि देश को उसके मूल और प्रमाणिक नाम भारत से जाना जाए। दिल्ली एनसीआर में देर शाम बारिश हुई। कर्नाटक और हरियाणा समेत दूसरे राज्यों में भी बादल बरसे। हरियाणा के रेवाड़ी में तो ओले भी गिरे। इस बीच मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि मानसून इस बार अपने तय वक्त पर ही केरल पहुंचेगा। इससे पहले कहा जा रहा था कि मानसून को केरल पहुंचने में 4 दिन की देरी हो सकती है। मौसम विभाग के उप महानिदेशक आनंद शर्मा का कहना है कि ये एक अच्छा संकेत है कि मानसून अपने तय समय पर ही केरल पहुंच रहा है। 27 तारीख तक जो है हमारी हीट वेव रहेगी, खासकर उत्तर पश्चिम भारत में जिसकी हम बात कर रहे हैं, और दिल्ली के रीजन में ठीक बिल्कुल वैसा ही हुआ। और हमने उसके कहा था कि 28 से आगे जो है उसमें सुधार होगा। तो आपने देखा कल ही शाम रात्रि से बदली आ गई, वर्षा भी हुई है। और 29 से तो हमने कहा था बिल्कुल ये जो हमारे रीजन से जो है, खासकर उत्तर पश्चिम भारत और दिल्ली से, ये जिसकी मतलब हीट वेव बिल्कुल खत्म हो जाएगी, तापमान में गिरावट आएगी, 40 से नीचे चले जाएंगे तापमान। बिल्कुल ठीक वैसा ही हुआ है। और अभी भी वर्षा की संभावनाएं बनी हुई हैं दिल्ली एनसीआर में भी और उत्तर पश्चिम भारत के कुछ हिस्सों में। और तेज हवाएं भी चल सकती है 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार की। तो और ये मान के चलें अगले यदि 4 दिन की बात करें तो तापमान 40 से नीचे ही रहने वाला है और राहत रहेगी। हीट वेव की कोई संभावना नहीं है। और उसके बाद में थोड़ी सी फिर तापमान में बढ़ोतरी होनी शुरू होगी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस।